साल 1993 में मर्सिडीज कार का लोगो लगाकर एक व्यापारी अंडरगारमेंट्स बेच रहा था। व्यापारी पीछे हटने को तैयार नहीं था। मामला पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट और अदालत ने सुनवाई के बाद मर्सिडीज के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। बात हमने लोगों से इसलिए शुरू की क्योंकि देश में ट्रेडमार्क यानी व्यापार चिन्ह को लेकर बड़ी बहस चल रही है। हुआ यह है कि जिस संस्थान पर ट्रेडमार्क जारी करने की जिम्मेदारी होती है, उसके मुखिया ने ट्रेडमार्क बांटने जैसे संवेदनशील काम बिना प्रक्रिया का पालन किए बाहरी लोगों के हाथों में दे दिया। दनादन ट्रेडमार्क बांटे गए। फिर जब गड़बड़ियां सामने आने लगी तो सारी कलई खुल गई। ऊपर से कोलकाता हाई कोर्ट के एक फैसले ने व्यापारियों की परेशानी और बढ़ा दी। इंडिया टुडे मैगजीन में छपी मनीष दीक्षित की इस स्टोरी के जरिए समझेंगे कि कैसे ट्रेडमार्क दफ्तर की एक लापरवाही के चलते हजारों कारोबारी पसोपेश में हैं। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। बात शुरू करने से पहले आपको बताते हैं कि ट्रेडमार्क क्या होता है। ये दरअसल एक तरह की बौद्धिक संपदा है। किसी कंपनी या ब्रांड की यूनिक आइडेंटिटी कह सकते हैं, जैसे कंपनी का लोगो, कोई शब्द, टैगलाइन, कोई शेप या फिर कोई सिंबल। उदाहरण के लिए नेस्ले कंपनी के नाम में नेस्ले एक खास तरह से लिखा होता है, एप्पल कंपनी में एप्पल का लोगो या कोका कोला की बोतल का खास डिजाइन, जिसे बनाने का अधिकार किसी और कंपनी के पास नहीं है। ये सब एक ट्रेडमार्क है। भारत में कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क यानी CGPDTM इसे जारी करता है और ये केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के अधीन है। अब समस्या की बात एक उदाहरण से शुरू करते हैं। दिल्ली के ओखला में फूड सप्लीमेंट्स बनाने वाली एक कंपनी है न्यूट्रीहर्ब्स। कंपनी के मालिक भूपेंद्र सिंह ने दिसंबर 2021 में अपने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए अर्जी दी। 26 फरवरी 2024 को उनका ट्रेडमार्क प्रोसेस के तहत ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिश भी हो गया। लेकिन 7 महीने बाद 27 सितंबर को उन्हें ट्रेडमार्क ऑफिस से एक ईमेल आया कि आपको जो व्यापार चिन्ह मिला है उसकी समीक्षा होगी। मेल में इसका कारण भी लिखा था। कारण बताते हुए कहा गया कि इसे एक आउटसोर्स कर्मचारी ने जारी किया है। इसके दूसरे ट्रेडमार्क से मिलता जुलता होने का अंदेशा है। 1 महीने में नोटिस का जवाब देने के लिए भी कहा गया। इन सब के पीछे वजह है कोलकाता हाई कोर्ट के अगस्त 2024 का एक फैसला, जिसमें कहा गया कि ट्रेडमार्क दफ्तर के आउटसोर्स कर्मचारियों की ओर से किए गए फैसले अमान्य होंगे। भूपेंद्र न्यूट्रीहर्ब्स में करीब 10 करोड़ रुपए का निवेश कर चुके हैं। अब वे अपनी कंपनी के भविष्य को लेकर असमंजस में हैं और यही चिंता हजारों कारोबारियों की है, क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारियों ने ऐसे हजारों फैसले किए हैं जिनकी समीक्षा हो रही है। लेकिन ये नौबत ही क्यों आई? कर्मचारी आउटसोर्स क्यों करने पड़े और आउटसोर्स करने में कैसी गड़बड़ियां हुई, उस पर बात करते हैं। ट्रेडमार्क जारी करने वाले ऑफिस CGPDTM का सबसे बड़ा ऑफिसर महानियंत्रक होता है, जिसकी तैनाती केंद्र सरकार करती है। इस पद पर फिलहाल डॉक्टर उन्नत पंडित हैं और सबकी जड़ में उनका वो विवादित फैसला है जिसके तहत दफ्तर में मनमाने तरीके अपनाकर आउटसोर्स कर्मचारी रखे गए। उन्होंने मंत्रालय से लंबित मामले निपटाने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की मांग की थी। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन यानी DIPP ने महानियंत्रक को कॉन्ट्रैक्ट पर 790 कर्मचारी बतौर टेक्निकल असिस्टेंट रखने की मंजूरी दी, जिसमें से 580 ट्रेडमार्क के लिए थे। इसके बाद कर्मचारी रखने के लिए डॉक्टर पंडित ने DIPP की मंजूरी के बगैर दिसंबर 2022 में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी CQI नाम की एक संस्था के साथ MOU पर साइन कर दिया। यानी कॉन्ट्रैक्ट पर रखने के बजाय कर्मचारी रखने का काम आउटसोर्स कर CQI को दे दिया गया। उन्होंने टेंडर इनवाइट करने के प्रोसेस को दरकिनार कर एक वेंडर को काम सौंप दिया। यही वो गलती थी जिसकी वजह से ट्रेडमार्क से जुड़े काम उलट-पुलट गए। पड़ रहा है जिनके ट्रेडमार्क पर फैसला हो चुका है। अब जिनके ट्रेडमार्क मंजूर हो जाएंगे उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन पर आपत्तियां आ रही हैं, जिनको नोटिसेस मिल रहे हैं कि उनका ट्रेडमार्क किसी से मिलता जुलता है और इसलिए वो आकर अपना जवाब दाखिल करें, तो उनको दिक्कत हो रही है। अगर उनका कैंसिल होगा तो उन्होंने जो बिजनेस पे जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो अपनी प्लानिंग की है, अब एक बिजनेस सेटअप करने में तमाम तरह के खर्चे होते हैं, तो वो उन्होंने अपने उस ब्रांड जो ट्रेडमार्क का एक लोगो होता है वो उसका प्रचार शुरू कर दिया है। उसके तमाम स्टेशनरीज छपवाते हैं और प्रोडक्ट पे भी उसको दर्ज करवाते हैं जो ट्रेडमार्क या व्यापार चिन्ह होता है। अच्छा, इसमें ई-कॉमर्स वाले भी, ई-कॉमर्स के थ्रू व्यापार आजकल ज़्यादा चल रहा है। लोग जाके रजिस्टर करके अपने सामान बेचने लगते हैं। सामान ये ट्रेडिंग के उसमें आता है, लेकिन कुछ ई-कॉमर्स वेबसाइट्स ने ये अनिवार्य कर दिया है कि ट्रेडमार्क लेकर ही जो वेंडर है वो प्लेटफॉर्म पर आए, तो उन लोगों को भी दिक्कत होगी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से इस मामले पर कानूनी राय भी ली गई। ASG ऐश्वर्या भाटी ने अपनी कानूनी राय में कहा, CGPDTM के पास शो कॉज, सुनवाई
ऑपोजिशन जैसे अर्ध न्यायिक कार्यों के लिए आउटसोर्स कर्मचारी रखने का अधिकार नहीं है। इस तरह के कामों के लिए वैधानिक प्रावधानों का सख्ती से पालन होना चाहिए। इन अर्ध न्यायिक कार्यों को केंद्र सरकार की तरफ से निर्धारित भर्ती नियमों के तहत नियुक्त किए गए अधिकारी ही अंजाम दे सकते हैं। अब जो नई व्यवस्था आई है, इसको जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की राय के बाद जो उन्होंने सुझाया है कि तरीका क्या हो सकता है, तो अलग अलग लेवल यानी जितनी स्टेजेस जो होती हैं इसकी एप्लीकेशन एग्जामिनेशन जो स्टेजेस इनके हिसाब से उस लेवल के अधिकारियों को की समिति बनाई गई है। जितने 5 ऑफिसेज हैं इनके जो ट्रेडमार्क के, तो अब वो अधिकारी इनको लेकर इन पर फैसला करेंगे। जो फैसले अनधिकृत कर्मचारी जो आउटसोर्स कर्मचारी थे वो कर गए हैं, उनके फैसले को रिविजिट करेंगे। तो वो रिविजिट करेंगे तो इनको डेली का टारगेट दे दिया गया कि आप 250 फैसले जो रोज़ फाइलें निपटाना है। अब ट्रेडमार्क का ऐसा कॉम्प्लिकेटेड काम है कि उसमें 250 रोज़ के हिसाब से तो हर 2 मिनट से भी कम समय में एक मामला निपटाना होगा। तो किसी भी साधारण फाइल को भी 2 मिनट में पढ़ना बहुत असंभव जैसी काम है। तो अब इसका हम जो आगे देख रहे हैं कि ये प्रक्रिया और आगे बढ़ती जाएगी और बहुत सारी पेंडेंसी बढ़ जाएगी। यहाँ पर वैसे भी पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, जिसके आंकड़े हमें कंट्रोलर जनरल ऑफिस ने नहीं दिए हैं। हमने उनसे ईमेल करके भी मांगे थे, उन्होंने नहीं दिए हैं। तो अब ये प्रक्रिया बढ़ती जाएगी। प्लस इससे सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो भी ये फैसला होगा, जो पक्ष में जाए या विपक्ष में, समिति उसको छानबीन करके मान लीजिए किसी का ट्रेडमार्क खारिज कर दिया या किसी को दे दिया, इन दोनों ही स्थिति में आगे के मुकदमे और बढ़ने वाले हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले के जो हैं उसमें ये कहा गया है कि एक बार कोई चीज़ अगर नल एंड वाइड करार दे दी गई, वंस ए नलिटी ऑलवेज नलिटी, वो हमेशा शून्य ही रहेगा, वो फैसला वो बदल नहीं सकता। और ये समितियां जो हैं ये उस शून्य फैसले पर अपनी मुहर लगाने जा रही हैं। अब बात करते हैं ट्रेडमार्क जारी करने के प्रोसेस की। इसमें सबसे पहले आता है एप्लीकेशन। ट्रेडमार्क हासिल करने के लिए तय फॉर्मेट और फीस के साथ CGPDTM में ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन किया जाता है। इसके बाद आता है एग्जामिनेशन का स्टेज। आवेदन और दस्तावेजों की छानबीन होती है। आपत्तियां या कमियां होने पर एग्जामिनेशन रिपोर्ट के 30 दिन के भीतर जवाब देना होता है। इसमें रिप्लाई चेक होता है, सुनवाई होती है। इसके बाद आता है पब्लिकेशन। अगर सब ठीक पाया जाता है तो ट्रेडमार्क जनरल में प्रकाशित हो जाता है। ये जनता के लिए होता है ताकि किसी को कोई आपत्ति हो तो दर्ज करा सके। ऑपोजिशन। पब्लिकेशन के बाद अगर किसी को कोई आपत्ति होती है तो वो विरोध पत्र दाखिल कर आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसके बाद आता है लास्ट में रजिस्ट्रेशन, यानी पब्लिकेशन के 4 महीने तक अगर कोई विरोध पत्र नहीं आता तो रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ट्रेडमार्क पॉलिसी को लेकर भी कई तरह की खामियां हैं। इसमें एक एग्जामिनेशन में लगने वाला समय है। इसे विस्तार से समझते हैं। वहाँ के जो जानकार हैं, जो वकील जिनसे हमारी बात हुई, जो पहले भी ट्रेडमार्क का जो सालों से काम करते आ रहे हैं, उन्होंने बताया कि आज से 5 साल पहले ये स्थिति आ गई थी कि 1 महीने में ही एग्जामिनेशन की प्रोसेस हो जाती थी। एग्जामिनेशन में पक्ष आते, जो भी पक्ष जिसको आपत्ति होती है या जो वकील होता है वो आकर अपनी दलीलें रखता है कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन जो होता है उसको दूर करता है। तो अब लेकिन ये प्रक्रिया लंबी खिंच रही है। लंबी खिंचने से क्या होता है कि खर्चा इसलिए बढ़ता है क्योंकि क्लाइंट को तो वकील को पैसा देना, वकील का तो कोई वकील तो 5 बार चले जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो क्लाइंट है उसका खर्च बढ़ेगा। जहाँ तक टाइम फ्रेम की बात है तो अभी तक कोई ऐसी निश्चित समय सीमा नहीं है कि क्रॉस जो कौन सा एग्जामिनेशन स्टेज इतने दिन में इतने समय में निपट जाएगी, इसकी कोई तय समय सीमा नहीं है। कई मामलों में तो बहुत सालों भी लग जाते हैं, अटकी रहती है प्रक्रिया। दूसरी ओर ऑल इंडिया पेटेंट अफसर वेलफेयर एसोसिएशन मानती है कि महानियंत्रक को पर्याप्त प्रशासनिक अनुभव न होने की वजह से ये गड़बड़ी हुई है। एसोसिएशन ने महानियंत्रक की नियुक्ति को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। फिलहाल आउटसोर्स कर्मचारियों के फैसलों से निपटने में सरकार का पसीना छूट रहा है और मुकदमेबाजी की आशंकाएं कारोबारियों को पसोपेश में डाल रही हैं। इस मामले पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।